दीपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। स्तब्ध सी बैठी थी वह। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी कामनी उसे ये खुशखबरी सुनाकर गई थी कि राधिका देवी ने उसे अपने बड़े बेटे सुनील के लिए पसंद किया है। राधिका देवी बनारस के एक समृद्ध परिवार की मुखिया थीं, जो अपने दोनों बेटों सुनील और अनिल के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थीं। राधिका देवी ने कुछ ही दिन पहले दीपा को अपनी सहेली चंद्रिका की बेटी तनु के साथ देखा था और सांवली साधारण रंग रूप वाली धीर गंभीर अल्पभाषी दीपा को अच्छी तरह से जान परख लिया था और तनु से भी अच्छी तरह पूछताछ कर दीपा के घर आ गई थी। दीपा के पिताजी तो नहीं थे, ना कोई भाई बहन थे। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन कामनी जैसी प्राइमरी स्कूल की साधारण शिक्षिका के सामने हाथ जोड़कर कह रही थीं, कामनी जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहे तो सुनील के चाल चलन के बारे में पता कर लें। आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी आपके सामने। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दीपक से बात कर लूँ, कहा था कामनी ने। समस्या बस यही लग रही थी कि 4 महीने पहले ही सुनील की पत्नी दिव्या की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुनील और उनका 1 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ बाल बाल बच गए थे। अब राधिका को अपने बेटे के घर फिर से बसाने की जल्दी थी। उन्हें कामनी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो ही गया था। साधारण ढंग की लड़की दबकर रहेगी उनके वैभव में। लड़की सीधी लग रही थी, चुपचाप सिद्धार्थ की देखभाल करेगी। यही चलता रहा था राधिका के मन में। दीपा का एमए अभी पूरा ही हुआ था। इस रिश्ते को लेकर दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटे की मां बनने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे, लड़के वालों का दबे छुपे शब्दों में दहेज मांगने का ढंग उसे चुभता रहा था। उसे अपने साधारण रूप रंग का भी एहसास था। अब तक कहीं बात नहीं बनी थी और फिर अपनी मम्मी की चिंता देख उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वैसे भी उसकी अपनी तो कोई पसंद थी नहीं। कामनी को भी आपत्ति का कोई कारण समझ नहीं आया। सुनील की शिक्षा, बिजनेस, धन, किसी में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज करेगी, ऐसा रिश्ता देखकर वह खुश थी। रही सिद्धार्थ की बात, तो वो जानती थी कि दीपा को बच्चों से प्यार है। उसे सिद्धार्थ से लगाव हो ही जाएगा, यह भरोसा तो उन्हें था ही। विवाह आनन फानन में तय हो गया था। राधिका देवी, सुनील, अनिल और उनकी खूबसूरत पत्नी मंजू, अनिल से छोटी सुजाता और सुनंदा आकर दीपा को हीरे की अंगूठी पहना गए थे। कामनी राधिका के बड़प्पन के आगे नतमस्तक होती रहीं। विवाह 1 महीने के बाद होना था। सबके जानने के बाद दीपा ने कहा, माँ, मुझ जैसी साधारण शकल सूरत की लड़की को कैसे पसंद कर लिया उन लोगों ने। वो सब कितने गोरे, कितने सुंदर हैं, और सिद्धार्थ को सब नौकरों के पास क्यों छोड़ आए थे, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन तू चिंता मत कर, यह सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन माँ, मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्यों इतना कम समझ रही हैं अपने आप को बेटा? पढ़ी लिखी हैं, कितने अच्छे नैन नक्श हैं मेरी बेटी के। तू बस अब खुशी से तैयारियां कर बेटा। फिर जितना हो सकता था कामनी ने अपनी बेटी के लिए किया। राधिका देवी बस कुछ खास लोगों के साथ आईं और साधारण रूप से विवाह संपन्न हो गया। दीपा ने बड़ी बहू के रूप में ससुराल में प्रवेश किया। दीपा के दिल में सिद्धार्थ को देखते ही उस छोटी सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी। सुनील ने पहली रात ही दीपा से कहा, यह विवाह माँ की मर्जी से हुआ है। हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फ़र्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मैं तो खुद हैरान हो गया था जब माँ ने तुम्हें पसंद किया था। माँ तो हर चीज़ में अपना स्टैंडर्ड देखती हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। अबाक बैठी रही थी दीपा। ये क्या हो गया? उसका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा। अगले 1 हफ्ते में भी उसे सबके व्यवहार में एक परायापन लिए दूरी दिखाई देती रही। उसने सोचा, क्या यह अमीर गरीब का फ़र्क है? वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके स्तर में जो असमानता थी वह उसे साफ साफ महसूस होने लगी। दीपक ने हर समय नौकरों की देखभाल में पलते सिद्धार्थ को अपनी बाहों में लिया तो उसे अजीब सा सुकून मिला। सुजाता और सुनंदा अभी बीकॉम में पढ़ रही थीं। दीपा को एडजस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। पहली दिवाली पर राधिका देवी ने सुनील से कहा, कल दीपा को भी शॉपिंग करवा लाना। सुजाता ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदेंगी अपने लिए?
दीपा ने बहुत सहज ढंग से कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद करेंगे खरीद लूँगी। मुँह पर सुनंदा ने कहा, भैया अभी तक तो गोरी चिट्टी भाभी के लिए जो भी खरीदते थे उन पर जचता था। आपके लिए तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या खरीदा जाए। अपमान से जल गया दीपा का दिल, आंखें भर आईं। दुख और ज़्यादा तब हुआ जब देखा वहाँ पर बैठा घर का हर व्यक्ति इस भद्दे व्यंग पर हंस रहा था। मन हुआ कि कहे, क्यों लाए हो मुझे इस घर में, क्यों हाथ जोड़कर विवाह का प्रस्ताव रखा था। ले आते कोई गोरी सुंदर लड़की, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। अब दीपा ज़्यादा से ज़्यादा समय सिद्धार्थ की देख रेख में बिताने लगी थी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेली उदास बैठी थी। सुनील ने कहा, उदास क्यों बैठी रहती हो? किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। दीपा ने सोचा, रानियां क्या सचमुच सुख से रहती हैं? कीमती साड़ी, गहने, नौकर, राजमहल के अलावा नारी को सुखी होने के लिए और क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में बहुत सा संदेह रहता था। रानियों से क्या, कभी किसी ने उसके मन की खुशी के बारे में पूछा था? सुनील ने टोका, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिलने जाऊँ? मन लगता है वहाँ तुम्हारा? अब क्यों नहीं लगेगा? मैं समझी नहीं। अरे हाँ, इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ के वैभव की आदत पड़ गई होगी। इस बात का दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाऊं? जवाब में उनके रूम में आती राधिका देवी ने दिया, नहीं बहू, उस छोटे घर में परेशान हो जाएगा वह। माँ जी, थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। दीपा के मन को बहुत कष्ट पहुंचा। वह हर बार यही सोचती कि क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया गया। क्या इसलिए कि वह इस घर के रौब-दाब में दबी रहे, उनके बेटे की ज़रूरत का एक साधन बनी रहे और सिद्धार्थ की देखभाल करती रहे चुपचाप। सिद्धार्थ से तो उसे लगाव भी हो गया था, वह भी उसके आसपास ही मंडराता रहता। अब तो वह उसी के साथ भी सोने लगा था। उस दिन वह अकेली माँ से मिल आई। सुनील तो कभी उसके साथ गया भी तो खड़ा खड़ा हाल चाल लेता और व्यस्तता का बहाना बनाकर चल देता। अब दीपा चाहती भी नहीं थी कि वह उसके साथ जाए। दामाद की सेवा में जब कामनी इधर उधर दौड़ती तो दीपा बहुत असहज हो जाती। धीरे धीरे वह अकेले ही आने लगी थी। दीपा के दिल को एक बड़ा धक्का लगा जब एक रात सुनील ने दीपा से कहा, मैं दूसरे बच्चे का मूड में नहीं हूँ, बस सिद्धार्थ हमारी एक ही संतान रहेगा। माँ भी यही चाहती हैं। पर क्यों? माँ कहती हैं दूसरा बच्चा होने पर सिद्धार्थ को सौतेलापन महसूस न हो, इसलिए। सौतेलापन क्यों होगा? मैं तो सिद्धार्थ को अपना बेटा ही समझती हूँ। माँ कहती हैं ये सब कहने की बातें हैं, फ़र्क तो होता ही है। लेकिन मैं माँ बनना, बीच में ही बात काट दी सुनील ने। बस सिद्धार्थ की ही माँ बनकर रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? उसी दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप यह दर्द पी गई। दीपा ने दिव्या की फ़ोटो अलमारी में कई बार देखी थी। बहुत खूबसूरत थी दिव्या। दीपा को लगता था कि कहाँ दिव्या और कहाँ वो। 3 साल का साथ रहा था सुनील और दिव्या का। उसे इस बात पर हैरानी होती थी कि सुनील दिव्या की कभी कोई बात नहीं करता था। उसने जब भी सुनील से पूछा, सुनील ने सपाट स्वर में कहा था, अब छोड़ो ना पुरानी बातें, जो है नहीं उसके बारे में क्या बात करना। दीपा को अजीब लगा था, इतना प्रैक्टिकल होना भी किस काम का। ऐसा नपा तुला जवाब। दिव्या के लिए प्यार या जरा सी भी याद महसूस नहीं हुई सुनील की आवाज़ में उसे। शुरू शुरू में उसे इस बात पर गहरा दुख होता कि काश वो एक साधारण हैसियत, साधारण रंग रूप वाले इंसान की पत्नी होती तो शायद वह ज़्यादा खुश रहती। यहाँ कदम कदम पर भौतिक सुविधाएं बिखरी थीं, लेकिन उसका मान सम्मान इन हाई सोसाइटी के लोगों के व्यंग बाणों से जलकर स्वाह हो चुका था। अब उसे अपने माँ ना बनने का कोई दुख नहीं था। अपनी माँ के चेहरे पर दुख की एक परछाई न आने देने के संकल्प ने उसमें बहुत हिम्मत भर दी थी। अपनी माँ के बार बार पूछने पर उसने सुनील की बात बताते हुए कहा था, कोई बात नहीं माँ, सिद्धार्थ ही मेरा बेटा है। समय को बीतना ही होता है, सो वह बीत रहा था। इंसानों के दुख दर्द से सरोकार रखना वैसे भी समय का स्वभाव नहीं होता है। अब सिद्धार्थ में दीपा की जान बसती थी। सिद्धार्थ ही उसके मातृत्व की प्यास को पूरा करता। सिद्धार्थ अब 5 साल का हो गया था। नौकरों के होते हुए भी
वह खुद उसका हर काम करती थी। सिद्धार्थ के लिए खाना बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वह सिद्धार्थ के लिए किचन में कुछ बना रही थी। राधिका देवी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, अपनी मानसिकता और कल्चर छोड़ना ही नहीं चाहते। अब तुम एक बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। नौकर भी क्या सोचते होंगे? दीपा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, दिल भर आया। राधिका देवी आगे बोली, और एक तो तुम्हारा रंग वैसे भी इतना गहरा है, और गैस के सामने खड़ी खड़ी शक्ल सूरत खराब हो जाएगी। अरे ऐसे तो ना रहो कि लोग तुम्हें सिद्धार्थ की नौकरानी समझें। दीपा चुपचाप आंसुओं से भरी अपनी आंखें छुपाते हुए अपने रूम में आ गई। सिद्धार्थ के आने तक वह मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गई। सिद्धार्थ को वह खाना अपने हाथ से खिलाती थी। वह उसे पता नहीं कितनी बातें सुनाता रहा। फिर सिद्धार्थ उसके पास ही लेट गया। दीपा के मन में यही आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे पैसे से अधिक इंसान की इंसानी रिश्तों की कदर करना सिखाया था। बचपन में रोपा गया संस्कारों का पौधा उसके मन में अपनी जड़ें फैला चुका था। इस तथाकथित हाई स्टैंड लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए वह कैसे उसे एक झटके से उखाड़ फेंके। वह सिद्धार्थ को खुद पढ़ाती। सबके कहने पर भी उसने सिद्धार्थ के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा। वह अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता, या तो सुजाता या सुनंदा जाती। सुनंदा अक्सर कहती, भाभी आप रहने ही दो, हम ही चले जाएंगे। आप तो इस घर की लगती ही नहीं, लोग कहीं गलत न समझ लें। दीपा ने इस बात का कभी जवाब नहीं दिया था। उसका धैर्य और सहन शक्ति कमाल की थी। कुछ साल और बीत गए। अनिल की भी 2 बेटियां सिद्धि और समृद्धि हो गईं। सुजाता और सुनंदा का भी संपन्न परिवारों में विवाह हो गया। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व निखारने में दीपा ने दिन रात एक कर दिए थे। वह जानता था दीपा उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सगा सौतेला जैसा शब्द कभी नहीं आया था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता सिद्धार्थ MBA करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके लिए रिश्तों की अब लाइन लग गई थी। एक दिन सुजाता और सुनंदा दोनों सपरिवार आई हुई थीं। दोनों के एक एक बेटा था। राधिका देवी, सुनील और अनिल, पूरा परिवार एक साथ जमा था। राधिका देवी अब अस्वस्थ रहने लगी थीं। डिनर के बाद सुजाता ने कहा, चल बता अब कैसी लड़की से शादी करेगा? मैं ये फ़ोटो लाई हूँ, एक से एक गोरी सुंदर लड़कियाँ हैं। कहते हुए सुजाता ने एक नज़र दीपा पर डाली, जो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी और अनजान बनने की कोशिश में खुद को किताबों के पन्नों में उलझाई थी। सुनंदा ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, आम सी शक्ल सूरत होगी तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारे घर में फिट नहीं बैठेगी। इस घर की तो नौकरानियाँ भी अच्छी दिखती हैं। दीपा का छन्नी मन इन बातों का अभ्यस्त था। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, होठों पर एक निश्चल सरल सी मुस्कान। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। सबकी नज़रें उसकी तरफ थीं। रिद्धि सिद्धि भी बोल उठी, हाँ भैया, जल्दी फाइनल करो लड़की। सिद्धार्थ आराम से चलता हुआ दीपा के सोफे के हत्थे पर बैठ गया। बाहें दीपा के गले में डाल दी। कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह चाहिए। यही रूप रंग, यही स्वभाव, बिल्कुल माँ जैसी। एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी वहाँ बैठी हर औरत दीपा को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। और दीपा, उसे तो उसके बेटे ने इस समय इतनी ऊंचाई पर उठा दिया था कि सारा जीवन अपमान में झुलसते हुए वह एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का झोंका बन गया। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह दमक उठा था। आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे थे, और उन आंसुओं के साथ उम्र भर की उपेक्षा का एहसास भी बहता चला गया। सिद्धार्थ ने दीपा के आंसू पोंछते हुए घुटने नीचे टिकाते हुए अपना सिर दीपा की गोद में रख दिया। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को जैसे सांप सूंघ गया था।